हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। आज स्टूडेंट हम जो 2 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, उसी 12 में इंग्लिश पेपर के लिए मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप कि आप इन्हें देखें, पढ़ें और समझें और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और मैं ये कह भी सकता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका पेपर अच्छा होना ही होना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने पोएट्री में। तो पोएट्री में आपने देखा होगा कि जो आपका नंबर डिवाइडेशन इसमें किया गया है वो 10 नंबर आपको पोएट्री दिलाएगी, जिसमें कि 4 नंबर तो आपको सेंट्रल आइडिया का ही मिल जाना है, श्योर आपको मिलना है 4 नंबर। और इसी में जब आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो 6 नंबर आपको क्वेश्चन आंसर का मिलेगा। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल आप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए। कौन कौन से? एक आप कीपिंग क्वाइट पढ़ लीजिए, आ थिंक ऑफ ब्यूटी पढ़ लीजिए, और रोड साइड स्टैंड तो आप पक्का पढ़िए, क्योंकि ये इस सत्र में आपके कोर्स में ऐड किया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आ रोड साइड स्टैंड आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप अगर ये 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप पढ़ते हैं तो आपका तो 4 नंबर मिलना ही मिलना है, जिसमें कि मैं आपको आ रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया लिख के भी दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा आ रोड साइड स्टैंड। तो आप जानते हैं रोड साइड स्टैंड, छोटी छोटी जो रोड के किनारे दुकान स्टैंड जो स्टॉल लगाया जाता है उसी को बोलते हैं। तो कहता है आ रोड साइड स्टैंड इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रोड साइड स्टैंड जो आपकी कविता है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, विच जो इज बेस्ड ऑन द प्लाइट ऑफ द टुडेज पुअर विलेजर। जो आज के गरीब लोगों की दयनीय स्थिति पर क्या है? आधारित है। जो आज के ग्रामीण लोग हैं, गरीब ग्रामीण लोग हैं, उनकी दयनीय स्थिति पर क्या है? आधारित है। हु जो फॉर्म दियर फील्ड्स, जो कहता अपने खेतों पे क्या करते हैं? किसानी करते हैं, फार्मिंग करते हैं। एंड सेल दियर प्रोडक्ट, और अपने उत्पादों को बेचते हैं बाय द रोड साइड, कहाँ? सड़क किनारे। एंड और क्या कह रहा है कि दे मेक द स्मॉल स्टॉल्स, और छोटी छोटी क्या लगाते हैं? स्टॉल्स लगाते हैं, दुकान है। रोडों पे आप देखते होंगे कि कुछ लोग कोई ना कोई ताजी सब्जी लेके छोटी छोटी दुकान स्टॉल जैसा सजा लेता है। सिट देयर ऑल डे, वहाँ पूरा दिन वो बैठते हैं। एंड एक्सपेक्ट सम शॉपिंग फ्रॉम ऑल द ट्रैवलर, और राहगीरों से उनको खरीदने को उनसे क्या करते हैं? आशा करते हैं। हु जो कम आते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम इग्नोर देम, लेकिन अधिकतर लोग उनको क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। एंड डोंट स्टॉप, वहाँ पर रुकते नहीं। तो कहता है जंगली जामुन एंड मेनी अदर फ्रेश थिंग, जंगली जामुन और भी दूसरी स्वच्छ ताजी जो वस्तुएं हैं आर सोल्ड, बेची जाती हैं। बट पीपल ऑफ द सिटी, जो शहर के लोग हैं, डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन देम, लेकिन वो लोग इन चीज़ों पर क्या नहीं दिखाते? अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। बट किंतु मेक फन ऑफ देम, उनका क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। एंड इंसल्ट देम, और उनका मतलब अपमान कर देते हैं। द पोएट इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, अब ये जो कवि है वो बहुत अधिक क्या है? निराश है। एंड डिमांड्स, और मांग करता है, काहे की? दियर बेटरमेंट, उनके सलामती की, उनकी अच्छाई की। बट किंतु मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस मेक फॉल्स प्रॉमिस, लेकिन जो अधिकतर जो पॉलिटिशियन, जो राजनीतिक लोग हैं, वो क्या करते हैं? उनसे झूठे वादे करते हैं। एंड यूज दोज, है ना, सॉफ्ट पुअर फॉर दियर और ओन बेटर फिट और बेनिफिट, तो और उनका उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। एंड पर्पस, अपने उद्देश्य के लिए। रेयरी डज अ पासस बाय स्टॉप देयर, मतलब कहते हैं मुश्किल से ही कोई वहां राहगीर वहां से गुजरता हुआ रुकता है। बट ओनली टू इंक्वायरी अबाउट द रूट, केवल काहे के लिए? जानकारी लेने के लिए, काहे की? रास्तों की। द पोएट इज सैड, अब कभी क्या है? दुखी है। बट सून ही रिटर्न्स टू हिज माइंड, लेकिन जल्द ही अपने माइंड में वापस, मस्तिष्क में आता, अपने विचारों में से हटकर। एंड रियलाइज, अनुभव करता है, दैट रियलिटी, की वास्तविकता, दैट इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, वास्तव में बिल्कुल ये क्या? असंभव है। इवन, फिर भी
कहता है ही कैन नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम हिज पेन, लेकिन उससे अपने दर्द से उसे क्या नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, तो सेंट्रल आइडिया मैंने कहा 4 नंबर का आता है। अब उसी के बाद आपका 6 नंबर का चलेगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन स्टेंजास। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी स्टूडेंट, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कीपिंग क्वाइट सीधा थिंक ऑफ बीट और रोड साइड स्टैंड से ही पढ़ के जाएंगे तो पक्का यहीं से आपका काम हो जाए। अब इसको करते कैसे, तो जैसे मैंने यहाँ एक स्टेंजा लिया है थिंक ऑफ ब्यूटी से, तो देखिए थिंक ऑफ ब्यूटी से एक स्टेंजा ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको बढ़िया, 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों ही क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का मिल जाएगा, तो 6 नंबर आपको यहाँ से। तो पोएट्री आपको पूरा कितना दिलाने वाली है, 10 नंबर दिलाने वाली, और यहाँ इतना आपने पढ़ा तो 10 नंबर आपके हो गए। तो देखिए कह रहा है, अब जैसे इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना, तो बेटा पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए 2 बार, फिर प्रश्नों को 2 बार पढ़िए, तो आपको उत्तर अपने आप मिलने वाला। कैसे, देखिए कहता है थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक वस्तु की जो सुंदरता होती है वो सदैव के लिए क्या होती है, एक आनंद होती है। कहता है इट्स लवलीनेस इंक्रीज, मतलब इसकी जो सुंदरता होती है, जो मधुरता होती है, इंक्रीज वो बढ़ती है। कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, और यह मतलब जो वस्तु की सुंदरता है वो कभी भी शून्यता को नहीं जाती है। बट किंतु विल कीप, मतलब हमारे लिए रखेगी का अबोर क्वाइट, मतलब एक शांत स्थान फॉर अस, हमारे लिए, एंड और अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक मधुर सपनों से भरी एक नींद, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक क्या रखेगी, स्वस्थ और बिल्कुल शांत सांसों को रखेगी। अब ये इसका अर्थ हो गया। प्रश्न पहला देखिए, पढ़िए पहले क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कि सदैव के लिए आनंद क्या होता है, बताइए। फिर कह रहा है व्हाट विल हैपन विद अ थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब एक वस्तु की सुंदरता के साथ क्या घटित होगा। फिर कह रहा है नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, और कह रहा है कि इस पाठ के कवि और उसके लेखक का नाम, ठीक है, कवि का नाम बताइए। तो पहले देखिए कहता है व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंद क्या होता है। तो देखिए लिखा है ना, आपको क्या मिला है बेटा, यहां पर से देखिए आप लोग, अ थिंक ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, आपको क्या मिल गया यहां से, ये क्या मिला आपको, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो पहले का जो आपको आंसर लिखना था वो आंसर क्या बन गया आपका, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये देखिए हो गया। फिर क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन विद अ थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब कहता है वस्तु की सुंदरता के साथ क्या घटित होगा। तो आप इसमें जरा देखें तो कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी क्या नहीं जाएगी, शून्यता को नहीं जाएगी, उसकी जो सुंदरता वो कभी नीचे नहीं जाएगी, फॉल डाउन नहीं होगी। तो यहीं से आपका आंसर बन जाएगा इट विल नेवर पास, ये हो गया नथिंगनेस। अब इट का मतलब क्या होगा बेटा, तो इट का मतलब वो कह रहा है थिंक ऑफ ब्यूटी के लिए यूज कर रहा है प्रोनाउन, तो आप प्रोनाउन की जगह नाउन ले आइए, तो ये हो जाएगा अ थिंक ऑफ ब्यूटी, तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी, और यहां से क्या हो जाएगा, ये विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये हो गया दूसरा। तीसरे में देखिए क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन, तो ये तो आपको पाठ पढ़ के या थिंक ऑफ ब्यूटी से पता चल गया कि पाठ का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसी में से लिख देते द नेम ऑफ द पोएम, तो आपको यहाँ लिखना है द नेम ऑफ द पोएम, हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज, अब क्या है पोएम का नाम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और क्या पूछ रहा पोएट, तो द नेम ऑफ द पोएट इज जॉन
किड्स। तो ये आपको इस तरह करके आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अर्थ निकालिए, प्रश्न समझिए और आराम से इसे निकालेंगे तो इस प्रकार आपको कितने नंबर, पोएट्री से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं प्रोज। तो बेटा प्रोज में आपको पता है आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, पहले ए में मिलेगा अथवा करके 2 शॉर्ट, उसमें से एक करना है, फिर आपको बी सेक्शन में भी अथवा लगा 2 क्वेश्चन, उसमें भी आपको 2 में से एक करना है। तो इस तरह आपको 2 शॉर्ट करने हैं प्रोज से, आपको 4 + 4 8 नंबर मिलेगा और 7 नंबर का आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो 8 7 15 और 15 का सप्लीमेंट्री ले लीजिए तो दोनों मिला के 30 और 10 पोएट्री 40 हो गई। तो 40 नंबर में आपका क्या आना है, फर्स्ट पेपर आना है। तो कुछ चैप्टर हैं, उन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इनको आप जरूर पढ़िए। जैसे प्रोज में अगर आप इंडिगो पढ़े होंगे तो इंडिगो में क्वेश्चन था व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर, गांधी जी ने जो लायर थे उनको क्यों फटकारा। फिर क्या करा, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया। फिर कह रहा व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण की मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी, तो नील चैप्टर का नाम ही था। और व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, और कहते हैं कि वहाँ के जमींदारों और किसानों के बीच लंबे समय से कौन सी शर्त या कॉन्ट्रैक्ट वाला अनुबंध लागू हुआ था। एक कह रहा व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कस्तूरबा फॉर वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की औरतों के लिए कस्तूरबा जी का क्या योगदान था। ये 4 क्वेश्चन आप पढ़िए। फिर आता है द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, तो रैट ट्रैप सेलर वही था ना जो फर्मों से लाके जो लोहा लगा उसको मिलता तो उससे चूहेदानियां बनाता था और बना के उसे मार्केट में बेचता था। हाउ डिड ही मेक देम, उसने कैसे बनाया। तो और कह रहा है कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडलर रिसीव फ्रॉम द पैडलर, पैडलर से उसे क्रिसमस दिन कौन सा उपहार मिला था। तो आपको पता होगा कि वो जो 30 क्रोनर वो चुरा के लाया था ना झोपड़ी से, वही वो उसको वापस पत्र के माध्यम से दे गया था वापस करने के लिए। और व्हाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसमें थोड़ा सा खुशी के आंसू क्यों आए। फिर कहता है व्हाई डिड पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, मतलब कि पैडलर को क्यों लगता है कि संसार भी एक क्या है, रैट ट्रैप, एक चूहे दानी है, जाल है एक। फिर अगला चैप्टर आप पढ़िए डीप वाटर, तो डीप वाटर में है जैसे व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू, है ना, ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने क्या किया था। फिर कहता अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को पानी के अंदर बचाने के लिए डगलस ने क्या किया था। और कह रहा व्हाट टेरर सीज डगलस, डगलस को किस भय ने जकड़ लिया या आतंकित कर दिया, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, और इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर आप आइए लास्ट स्प्रिंग में, तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए उस कूड़ेदान का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उसमें क्या पाते थे। तो उनके लिए एक आश्चर्य से लिपटा हुआ होता था गार्बेज, और उसमें वो कभी कभी क्या पाते थे, पैसा रुपया चांदी से, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी पा जाते थे। फिर कह रहा व्हाट डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ में नौकरी क्यों की। और व्हाट वाज हिज पेड फॉर, तो उसे 800 रुपये और दिन भर का दोनों टाइम का क्या मिलता था, भोजन मिलता था। कहता हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंध रखता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका मतलब कि उद्देश्य क्या था। आपको पता है कि मुकेश क्या था, चूड़ी वालों के लिए चूड़ी, 2 स्टोरी थी ना इसमें, तो उसी में आप आ जाइए। अब बिलोंग कहाँ से करता है, गरीब परिवार, चूड़ी बनाने वाले से। एम्बिशन क्या था उसका, एक मोटर मैकेनिक बनने का था। आइए आगे देखते हैं। देखिए तो मैंने कहा 15 नंबर में आपका प्रोज बताया, तो आप देखिए शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्ट अगर आप ये अच्छे से तैयार करते हैं तो इन्हीं से आप बढ़िया आप लॉन्ग बना सकते हैं। तो जैसे अब हम सप्लीमेंट्री में करें, जैसे ऑन द फेस ऑफ इट में आप चले जाइए, तो वहाँ पढ़िए कि वाई वॉज द डेयरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब द्वारा डेयरी कैसे आकर्षित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ है।
फिर अगला एक पढ़ लीजिएगा, हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे, हाउ डिड डेयरी केम इन हिज कॉन्टेक्ट, और उसके कॉन्टेक्ट में वो कैसे आया था। फिर आइए आप अगले चैप्टर को पढ़िए, द एनिमी को पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है एनिमी और जर्नी टू द एंड। ये दो चैप्टर तो आपके सप्लीमेंट्री के मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गिने जाते हैं। तो एनिमी में जैसे आ जाए कि वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। फिर है वाई हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन या अमेरिकन सोल्जर, आपसे कह सकता है। वॉज डॉक्टर सदावा ट्रेटर आर अ पैट्राइट, मतलब क्या देशभक्त था या विद्रोही था, एक्सप्लेन करना है। और हु वाज सदाव और वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, इसमें आप हु वाज सदाव और हु वाज हाना भी पढ़िएगा। तो जर्नी टू द एंड में आप चले जाइएगा तो इस में 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे, जैसे व्हाट वाज द, है ना, ये क्या लिखा आपका, फाउंड वंडर अथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंच कर उनको क्या आश्चर्यचकित लगा। एक है जैसे हु वाज द जेव ग्रीन और व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, तो जेव ग्रीन तो वही था का स्टूडेंट ऑन आइस प्ले वाला नाटक जो उसने लिखा था। और व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस पे आ जाए। फिर टाइगर किंग, टाइगर किंग के भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, मतलब कि जो ज्योतिषी ने जो टाइगर किंग था उसकी मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की। फिर है वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, उसने शादी करने निर्णय के लिए, उसके बाद में केवल 70 ही उससे मार पाया, अब उसके बाद राज्य में क्या नहीं बचे थे, शेर, तो उसने एक ऐसे राज्य को ढूंढा जहाँ की राजकुमारी से शादी करो और उसके राज्य में क्या हो, शेर हो, ताकि वो अपने 100 शेरों को मारने का जो वो था, जो वादा कसम था, वो पूरा कर सके। अगला है हाउ डिड द किंग सेव हिज थॉर्न, हाउ मच, है ना, लॉस डिड ही बियर, उसके लिए क्या है। तो जब उसने क्या किया था, जब अधिकारी को मना किया शेर मारने से, तो उसने उसको क्या किया था, अंगूठियां भेजी थी उसकी पत्नी पर, और सारी अंगूठियां ले लेती है, तो वो लॉस की बात कर रहा है वो। अगला है द थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल में जैसे हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। फिर कहता है सेकंड नंबर, तो हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। और अंत में आपका क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, समझ रहे हैं ना आप। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को लिखे पत्र में सैम ने क्या लिखा। आगे देखिए, अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में बेटा आपको पता है कि आपको 2 नंबर का सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस में 2 सेंटेंस आएंगे, अब वो या तो सिंपल कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड सिंपल हो, ठीक है ना। तो अभी तो मैं कुछ आइडिया दे के बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसके विस्तार से पढ़ना है तो चैनल पे सारा विस्तार से पढ़ाए हुए वीडियो पढ़े हुए आप उनको जरूर देखें और बेटर रिजल्ट आएगा। तो जैसे पहला दिया है कंपाउंड, तो देखिए कंपाउंड बनाना है तो आपको इतना ध्यान रखना कहता है कि यद्यपि वह गरीब है और वह प्रसन्न है। अब विरोधाभास कंट्रास्ट, तो कंपाउंड में जब भी 2 सेंटेंस एक दूसरे का विरोध करते हैं तो उनको हम जनरली येट, स्टिल या बट से ऐड करते हैं। तो हम इसका जब कंपाउंड बनाएंगे तो लिखेंगे ही इज पुअर, येट भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं, बट भी लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा ही इज हैप्पी। मीन्स क्या हो गया कि वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में क्या कह रहा है, सी इज रिच, वह क्या है, धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, प्रसन्न नहीं। अब आप कहोगे सर हाँ ये भी विरोध है, लेकिन वो कंपाउंड था, ये कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहला आप ये ध्यान दे दीजिएगा कि कंपाउंड में कभी दो या आल्दो का प्रयोग नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में आल्दो दो का प्रयोग होगा, उसके साथ यट लग सकता है, लेकिन जब कंपाउंड होता है तो केवल यट बट स्टिल से ही बनेगा। तो इसमें हमको पहले ही लगाना है तो आप 2 लगाइए, आल्दो लगाइए, तो 2 सी इज रिच, कॉमा भी लगा सकते हैं, यट भी लगा सकते हैं।
शी इज नॉट हैप्पी। फिर क्या कह रहा है, सिंपल। तो देखिए अब सिंपल में इतने सारे रूल हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि रूल तो पहले आप देखेंगे ना कौन सा रूल है। तो इसमें ये रहा वेरी और ये रहा आपका कैन नॉट। तो जब वेरी कैन नॉट हो गया तो वेरी कैन नॉट में आपको याद होगा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में क्या होता है, ही इज। वेरी की जगह क्या लगाना है, टू, ये हो जाएगा फैट, ठीक है ना। और क्या करना है, जो कैन नॉट इसका इन्फिनेटिव इधर बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा टू रन फास्ट, ये बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कंपाउंड फिर से बनाना है आपको। तो कंपाउंड में सबसे बेहतरीन वाक्य ये होता है कि अगर दोनों वाक्य नकारात्मक हो जाए, निगेटिव में आ जाए, तो उनका एक ही कंजक्शन होता है नाइदर नॉर, ठीक है ना। दोनों में अगर नॉट आया, दोनों निगेटिव, तो नाइदर नॉर से ही बनाना है। हाँ, ये देखना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्टों में नाइदर नॉर जोड़िए, ऑब्जेक्ट अलग है तो ऑब्जेक्टों में। तो यहां पर हम लिखेंगे नाइदर सी नॉर हर फादर। और जब नार नाइदर नार लगेगा तो नकारात्मक हो जाता है, तो सीधा नाट हटेगा तो डिड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वेंट टू दिल्ली, ये बन जाएगा। ना तो वह और ना तो उसके पिताजी दिल्ली गए। कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था कि इसमें भी 3 क्लासेस होती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इस तरह में जब देखें तो मैंने कहा था अगर एक में क्या लगा के दूसरा क्या के जवाब में तो नाउन क्लास होता है। तो अगर कह दिया जाए कि दैट इज सभी के द्वारा जाना जाता है, आप कह दीजिए क्या जाना जाता है, तो कहेंगे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। इसलिए ये आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस जो होता है उसमें दैट, दिस, दैट सब्जेक्ट आए और कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो ऑटोमेटिक इट में बदल जाता है। तो इट इज नोन टू ऑल, कंजक्शन साधारणतः लगेगा तो दैट, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल। तो सिंपल में कहता है आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो अब कैसा आदमी देखा है, अंधा। तो एक नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के पहले रखना चाहिए जिसकी विशेषता बताए। तो आई सा आ ब्लाइंड मैन, ये हो जाएगा। फिर क्या बनाना है आपको, फिर से सिंपल दिया है। तो शेक्सपियर रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। जब एक सेंटेंस में आए हुए नाउन की दूसरे सेंटेंस में विस्तार से एक से अधिक शब्दों में कोई बात बताई जाए तो उसे कहते हैं फ्रेज अपोजिशन। तो कैसे अपोजिशन क्या होता है, ठीक उसी नाउन के बाद रखा जाता है। तो ये बन जाएगा शेक्सपियर कॉमा, अगर बीच में आता है ऐसे पोजीशन तो दोनों साइड में, बोथ ऑफ साइड कॉमा यूज करेंगे। तो आ ग्रेट ड्रामेटिस्ट कॉमा रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल। तो सिंपल में कहता है द डियर वॉज काट इन द नेट, वो नेट में क्या हो गया, फंस गया। ही स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप, उससे बच निकलने को उसने कठिन प्रयास किया। तो अब आप देखें एक काम पहले पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा काम आए होगा शुरू, इसलिए होगा आपका कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर एक्टिव वॉइस है तो हैविंग थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पैसिव वॉइस से वॉच के साथ तो ये बनेगा हैविंग बीन caught in the net, कॉमा यहाँ ही को ट्रांसफर करिए द डियर को, तो द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार
नरेशन में याद है, तो नरेशन भी बहुत बड़ा कोर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि ही सेड थैंक यू, उसने मुझसे कहा कि थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपका इम्परेटिव माना जाएगा। तो जब थैंक यू शब्द आता है तो थैंक यू शब्द पूरा हटा दिया जाता है। आपको करना क्या है, जो सेड होगा उससे थैंक्ड में बदलना है। क्या बदलना है? थैंक। और किसको धन्यवाद देगा? तुम्हें। तो अब चेंज हो जाएगा तो मी, तो ये बन जाएगा ही थैंक्ड मी। फिर क्या कह रहा है? ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इसमें अब देखिए आपको दो तरह के वाक्य, अपटेटिव और ये क्या है, इंटेरोगेटिव। तो दो हैं तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। तो मिक्स्ड का तरीका अलग होता है। तो यहाँ से पहले ये इतना पहले आप हल करिए। तो इतने में अगर कहे तो गुड मॉर्निंग आया अभिवादन सूचक, तो सेड का बदलता है विज्ड में। तो विज्ड, अब आप इस सब्जेक्ट को चाहे तो पहले ले आइए, तो हीज, मान लीजिए हमने लिख दिया फ्रेंड्स, और यहाँ विदाउट कंजक्शन लिखा जाएगा गुड मॉर्निंग। क्या लिख देंगे? गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट के लिए अब क्या करेंगे, नई रिपोर्टिंग वर्ड बनाएंगे एंड, और इसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए यहाँ पर? आस्क्ड। इंटेरोगेटिव में क्या लगता है? आस्क्ड। कनेक्ट, जो क्वेश्चन वर्ड है वही आपका कनेक्टिव और कंजक्शन बन जाएगा हाउ, और इंटेरोगेटिव क्या बदल जाएगा? असर्टिव में। तो यहाँ यू बदलेगा तो ये हो जाएगा दे, और यहाँ हो जाएगा आर का वर। तो ये बन जाएगा ही विश्ड दिस हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ दे वर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सी सेड, उसने कहा हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन। अब आप इसको देखिए एक्सक्लेमेटरी में है, तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि सी और सेड केवल एक्सक्लेम्ड बदल दीजिए, एक्सक्लेम्ड, और कंजक्शन क्या लगता है? दैट। दैट के बाद इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द रेन। द रेन, फिर वर्ब इज, और अगर एडजेक्टिव आता है तो वेरी, और नाउन आए तो ग्रेट। तो यहाँ हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। तो बन गया सी एक्सक्लेम दैट द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू नॉट डू दिस वर्क। अब ये इंटेरोगेटिव का है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, और सेड टू क्या बदल जाता है? आस्क्ड में। तो आस्क्ड हिम, और यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, पहले सेटिंग लाने के लिए पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जैसे बदलेंगे तो ही, और ये हो जाएगा कुड नॉट डू दिस, क्या बदलेगा? दैट, और ये हो जाएगा वर्क फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट? ही सेड, उसने कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब ये सब्जेक्ट से होता है, असर्टिव डायरेक्ट हो जाएगा। तो असर्टिव के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ही, और असर्टिव ऑब्जेक्ट हो तो से चेंज नहीं होता, तो सेड और कंजक्शन क्या होता है? दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा ही, और हैज है क्या बदलता है? हैड में। तो हैड लॉस्ट, और माई फिर से बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो हीज पेन हो जाएगा। तो बन गया ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। फिर आप, अब ये आ गया 2 नंबर का। अब सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा है, बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन सिंटैक्स करते गए तो देखिए सिंटैक्स में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सिंटैक्स अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ने से गलतियां मिलेंगी, तो बिल्कुल है, उसके लिए आपको थोड़ा रूल का भी ज्ञान होना चाहिए वैसे। अब जैसे देखिए कह रहा है कि 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। अब हमको लग रहा है 5 शिप्स है, आर ग्रेजिंग, सब कुछ सही है, लेकिन अगर हमने पढ़ा होगा तो ये जो शिप्स होता है ये खुद में अपने आप शिप प्लूरल होता है, इसमें एस की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसको केवल 5 शिप्स आर ग्रेजिंग पढ़ देना चाहिए, एस गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट कहता है इफ ही विल कम आई शैल टीच यू। कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस जब कहते हैं दोनों फ्यूचर में हो, भाई कहता है कि यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, दोनों फ्यूचर में। तो जब दोनों फ्यूचर में हो तो आपको रूल पता होना चाहिए कि इफ वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा वाला फ्यूचर में। तो ये तो फ्यूचर में सही है, तो ये गलत है, तो यहाँ से विल हटा दीजिए, और तो सीधा क्या बन जाएगा आपका? इफ ही कम्स लिखना चाहिए सिंगुलर में, और बाकी फिर वही वाक्य लिख दीजिए। मिस्टेक है, पढ़िया सा पढ़िए, रूल पे ध्यान दीजिए, तुरंत निकल के आता है। कहता वन मस्ट लव हिज कंट्री। अब ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया।
अब वन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलाते हैं ना पॉजिटिव सब्जेक्ट, अब वन का वंस होता है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर हमें वंस लगाना चाहिए, हिज थोड़ी लगाना चाहिए। तो इस तरह करके करेक्शन सिंटैक्स मांगता है आपसे। फिर जैसे कहता है सन राइजेस इन ईस्ट, आप सबको पता है जब कोई चीज अपने जैसी अनोखी हो तो उसके पहले द लगता है, तो ये द सन होगा। फिर राइजेस हो जाएगा ये इन, और अगर प्रीपोजिशन दिया है और दिशा दे दे तो दिशा के पहले भी क्या आता है, द आता है, तो द ईस्ट। इस तरह करके आप करेक्शन करिएगा अच्छे से। तो स्टूडेंट जैसे लेटर और ऐसे राइटिंग में आज बेटा, तो देखिए होता तो बहुत सारा बेटा कोर्स है, लेकिन कुछ एक आइडिया दिया जा सकता है। जैसे मैंने दिया एक, आप लेटर याद कर लीजिए, जैसे राइट एन एप्लीकेशन जैसे टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज है, मतलब कि अपने स्कूल में शाम की इवनिंग गेम्स की व्यवस्था के लिए हो गया। जैसे एक और लेटर है, राइट अ लेटर टू द डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूजेंस कास्ड बाय द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, मतलब रात में लाउड स्पीकर के प्रयोग के कारण जो शोर होता है उसके आप क्या करते हैं, डीएम को ज्ञापन दे सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ऑफ योर सिटी, अपने पुलिस अधीक्षक अपने शहर के, कहता है रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में जो कानूनी व्यवस्था है उसको क्या करना है, बनाए रखने के लिए एक लेटर याद करिए। अभी मैं आपको एक लेटर बता भी रहा हूँ कि लेटर लिखना कैसे है। और ऐसे में आ जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ, हमारे जीवन में गेम्स स्पोर्ट लाइफ का क्या महत्व है, इस पे आप एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा ऐसे क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है, समृद्धि है, इस पे भी ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, आप बढ़ती कीमतों पर भी ऐसे तैयार कर लीजिए। योर एम्बिशन इन लाइफ, और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि आप चंद्रयान 3 जैसे लेटेस्ट आपका न्यूज चल रहा है तो आप उस पर भी एक ऐसे तैयार कर लीजिएगा। तो अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट में क्या हो रहा है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये आपको तैयार करना है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आगे आपको एक लेटर बता रहा हूँ कि लेटर को कैसे लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट अब जिससे मैंने कहा कि लेटर दिखाता हूँ आपको, तो लेटर देखिए मैंने यहाँ पर लाउड स्पीकर पे लिखा है। तो लाउड स्पीकर जब आपको लेटर लिखना है बेटा, तो सबसे पहले आप 2 लिखिए, 2 के बाद आप सीधा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखिए। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, अब ये आपका जो एड्रेस होता है तो बेटा तो प्रॉपर नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर सब्जेक्ट जरूर डालिए जिस पर आया हो उस पर, जैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड स्पीकर पे आया तो हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर देखो क्या कह रहा है, सार लगाइए और यहाँ से अपना मैटर स्टार्ट करिए। रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट द हाई स्कूल है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अब बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट है, कि भैया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूपी बोर्ड और यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम परीक्षाएं वो बिल्कुल हाथों पे एकदम चल रही हैं। बट क्यों द कंटिन्यूस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ अस, है ना, कि हमें ये, अब इसकी इजाज़त कौन नहीं देता, जो लाउड स्पीकर का जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो हमें इसकी हमें परमिशन नहीं दे रहा। स्टूडेंट्स किसको, सामने वाला स्टूडेंट्स को, काहे के लिए, टू स्टडी पीसफुली, कि शांति पूर्वक हम लोग अध्ययन कर सकें। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस टिल मिडनाइट एंड समटाइम इवन होल नाइट, कहता है कि जो लाउड स्पीकर का जो बाधा है वो क्या लगातार आधी रात तक, समटाइम्स कभी कभी तो पूरी रात तक बनी रहती है, मतलब कि आधी रात तक बजाते हैं, कभी कभी पूरी रात बजाते हैं। इट हैज देयरफॉर बिकम डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, अध्ययन पर हमारा क्या नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं केंद्रित हो पा रहा। तो वी शैल बी ओब्लाइज्ड, हम आपके बड़ा आभारी होंगे, इफ यू काइंडली रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे, कि आप इस दिनों पर अगर इसको बंद करा दें। थैंकिंग यू वेरी मच। फिर आपको योर फेथफुली स्टूडेंट ऑफ, जो भी आप एड्रेस मैंने कहा, एड्रेस तो आप ही के मन का है, जैसे मैंने यहाँ वहीं का इलाहाबाद का, प्रयागराज का दिखा दिया अल्लाहपुर, और ये दिखा दिया प्यार। तो स्टूडेंट आई होप कि ये जो आपने वीडियो देखा है इसमें बताए गए अगर आप प्रश्नों को निरंतर अध्ययन करेंगे
तो आप निश्चित रूप से अपने आगामी इस आने वाली परीक्षा में अच्छे नंबर अर्जित करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।